हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के ऊष्माधारिता वाले पाठ में हम लोग हैं और इस पाठ में हम लोग अब तक जो भी पढ़े हैं उसके आगे जो है पढ़ना है हम लोगों को। कल हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण के विषय में बात किए थे कि ऊष्मा को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाया जा सकता है। इसके लिए कल हम लोग बात किए थे। आज हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण की जो 3 विधि सीखे थे, चालन, संवहन और विकिरण। तो हम लोग मुख्य रूप से चालन पे बात करेंगे कि ऊष्मा का चालन जब होता है तो किसी भी चालक पदार्थ में किस प्रकार से हम लोग स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना कर सकते हैं या और भी अन्य राशियों की गणना जो है किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके विषय में, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को समझना है समतापी पृष्ठ, आइसोथर्मल सरफेस। समतापी पृष्ठ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक चालक है और इस चालक के दोनों सिरों के ताप जो है θ1 और θ2 है और इसमें शुरू से कल्पना करिए तो आपको समझ में आएगा कि जब ऊष्मा का प्रवाह इस चालक में शुरू होता है तो प्रारंभिक अवस्था में इधर का सिरा अधिक गर्म होता है, इधर का सिरा जो है कम गर्म होता है। धीरे धीरे करके ऊष्मा इस चालक में आगे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि ऊष्मा जो है इधर से भी बाहर निकलने लगता है या ऊष्मा जो है दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में इधर का ताप जो होगा उसके अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ऊष्मा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस चालक का ताप भी क्या होगा, बदलेगा। और बदलेगा क्या कहेंगे, बढ़ेगा। ऊष्मा जब चलेगी इस चालक में तो इस चालक का ताप जो है बढ़ेगा। चालक का ताप बढ़ेगा तो ये चालक की इस अवस्था को हम लोग कहते हैं चालक की अस्थायी अवस्था। ये ऊष्मीय चालक का कौन अवस्था, तो अस्थायी अवस्था है। अस्थायी अवस्था मतलब वो अवस्था होता है किसी चालक का जब चालक के प्रत्येक बिंदु का ताप बदलता रहे, समय के साथ चालक का ताप में परिवर्तन हो, तो चालक की उस अवस्था को हम कहते हैं अस्थायी अवस्था, अनस्टेबल स्टेज। लेकिन धीरे धीरे करके जब कुछ समय बीत जाएगा तो हर बिंदु का ताप एक निश्चित सीमा तक बढ़ के रुक जाएगा। उसके बाद से एक नियत दर से ऊष्मा जो है इस सिरे ए से सिरे बी की ओर स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब चालक के बिंदु का, चालक में किसी बिंदु को ले लें, उस बिंदु का ताप यदि समय के साथ नियत रहता है यानी कि ताप में परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है तो चालक की उस अवस्था को कहते हैं हम लोग अस्थायी अवस्था। तो यहाँ जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे वह चालक के इस स्टेबल स्टेज का अध्ययन करेंगे, अस्थायी अवस्था का अध्ययन करेंगे, अस्थायी अवस्था का अध्ययन नहीं करेंगे। तो किसी चालक के अस्थायी अवस्था में किसी एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें जिस पे ताप का मान, हर बिंदु पे ताप का मान क्या हो, नियत हो। ताप का मान क्या हो, नियत हो। चालक के एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पे चालक का मान, ताप जो है नियत हो, समय के साथ ताप में कोई परिवर्तन न हो, एक समान ताप वाले पृष्ठ को हम लोग कहते हैं समतापी पृष्ठ। किसी चालक के एक समान ताप वाले, किसी चालक के अस्थायी अवस्था में एक समान ताप वाले पृष्ठ को हम कहेंगे समतापीय पृष्ठ। समतापीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पे उस चालक का ताप क्या होगा, एक समान होगा। जैसे समतापीय पृष्ठ आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ऊर्जा स्रोत है या ऊष्मा स्रोत है, तो बिंदु ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जब चारों दिशाओं में ऐसे विकिरित होकर फैलेगा तो अगर समतापी पृष्ठ आप देखोगे तो इसमें जैसे जैसे इस बिंदु से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ताप में कमी आएगा। लेकिन एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करो जिसमें स्थित सभी बिंदुओं के ताप एक समान हो, तो बिंदु अगर ऊष्मा स्रोत है तो उसका समतापी पृष्ठ जो एक स्फीयर होगा, एक गोला होगा। इसी प्रकार कोई रेखीय ऊष्मा स्रोत है तो रेखीय ऊष्मा स्रोत का समतापी पृष्ठ अगर देखा जाए ध्यान से तो क्या मिलेगा, एक बेलन मिलेगा। तो इस तरह से ये समतापी पृष्ठ हुए। समतापी पृष्ठ अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग होगा। अब दूसरी बात इसमें हम लोग सीखेंगे, एक समतापी पृष्ठ सीखे, अब हम लोग सीखेंगे ताप प्रवणता।
टेम्परेचर ग्रेडियंट या ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या है? तो ताप प्रवणता जैसे जैसे चालक में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर है तो निश्चित है कि ए पे ताप अधिक होगा, बी का ताप कम होगा, तभी ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही प्रवाहित होता है, चलता है। तो आगे चलने पे ताप में कमी हो रहा है। किसी भी चालक में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलने पे ताप में परिवर्तन होता है, और ताप का जो परिवर्तन है इस चालक के लंबाई पे भी निर्भर करता है। तो अगर इसका हम तापांतर देखें तो तापांतर होगा θ1 माइनस θ2, और ये दूरी अगर हम लोग यक्स ले लें तो बटे यक्स अगर कर दें तो इसी को हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या है? तो ताप प्रवणता जो है किसी भी चालक के ताप में परिवर्तन, किसी भी चालक के ताप में परिवर्तन जो होता है किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। और पूरा शब्द जोड़ दें तो किसी भी चालक के दूरी के सापेक्ष ताप में, दूरी के सापेक्ष ताप में जो परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन के मान को ही हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता, या तापांतर बटे दूरी का मान जो है ताप, वो क्या कहलाता है? उस चालक का ताप प्रवणता। ताप प्रवणता का मात्रक क्या होगा? तो केल्विन प्रति मीटर, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन और दूरी का मात्रक मीटर, तो केल्विन प्रति मीटर होता है ताप प्रवणता का मात्रक। और ताप प्रवणता कहते किसे हैं? तो किसी भी चालक के अस्थायी अवस्था में उसके समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन के दर को हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता के बाद है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक में यह है कि जब हम एक सिरे को गर्म करते हैं या एक सिरे से ऊष्मा दूसरे सिरे पे की ओर भेजते हैं तो ऊष्मा की जो मात्रा स्थानांतरित होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, जरा उसको देखा जाए। तो किन किन बातों पर निर्भर करेगी? तो सबसे पहले तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह इस पृष्ठ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा। मतलब पृष्ठ जितना ही अधिक चौड़ा होगा, अधिक मात्रा में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएगा। तो जो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर है या ऊष्मा के स्थानांतरित होने की जो मात्रा है, उस ऊष्मा की मात्रा को हम लोग Q मान लें, तो स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा उस चालक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के सीधे सीधे क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ही मोटा चालक होगा ऊष्मा उतनी ही अधिक जाएगी, और चालक जितना ही पतला होगा ऊष्मा कम होगा। यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो सीधे सीधे उस चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा कि तापांतर अधिक होने पे स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा अधिक और तापांतर कम होने पर भी स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा कम होगा। अर्थात ऊष्मा जो स्थानांतरित होगी उसकी मात्रा तापांतर के भी अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा, स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा जो होगा वह समय के भी अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अधिक समय में अधिक ऊष्मा का स्थानांतरण होगा और कम समय में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। और एक चीज़ ये कि जितना ही अधिक लंबा होगा ऊष्मा की मात्रा कम होगी, और जितना ही छोटा होगा ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। अर्थात चालक से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ले जाने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह चालक के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात उसको हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, जहाँ L जो है चालक की लंबाई है। इन सभी राशियों को अगर हम लोग इकट्ठा करें तो ये Q इज इक्वल टू निकल जाएगा Q प्रोपोर्शनल टू निकलेगा A θ1 माइनस θ2 तापांतर के लिए, ये हो गया T समय के लिए, बटे हो गया क्या? ये हो गया स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा इन राशियों पे ही निर्भर करती है। अब इसी अनुक्रमानुपाती को अगर हम लोग इक्वल में चेंज करें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा KA θ1 माइनस θ2 T/L। अब यहाँ जो K आया, इसी K को हम लोग कहते हैं इस चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक।
ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक बदलने पे, चालक का पदार्थ बदलने पे इस ऊष्मा चालकता का मान बदल जाता है। पार्टिकुलर चालक का ऊष्मा चालकता का मान जो है नियत होता है। अब ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, इसको यहाँ से अगर हम लोग परिभाषित करें, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करें, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा कि यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर, L बराबर 1 मीटर ले लें, T बराबर 1 सेकेंड ले लें, और क्या करें, θ1 माइनस θ2 की वैल्यू जो है 1 केल्विन ले लें, उस अवस्था में Q की वैल्यू जो है सीधे सीधे K के बराबर हो जाएगी। इन कंडीशन के अंतर्गत जो है Q का मान K के बराबर होगा। यानी किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक अगर प्राप्त करना है, निकालना है, तो उसको कैसे पा सकते हैं, या ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, या 1 मीटर लंबाई या 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एकांक लंबाई 1 वर्ग मीटर या एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के सिरों का ताप 1 केल्विन होने पर उस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा की मात्रा प्रवाहित होती है, प्रवाहित ऊष्मा के उस मात्रा को उस चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा आपको भौतिक विज्ञान में यहाँ से सीधे सीधे देना होता है, और बहुत ही सिंपल है। पढ़ाते समय आपको बहुत स्पष्ट इस चीज़ को बताया गया है कि यहाँ से हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसको फिर एक बार देखिए, एकांक लंबाई के चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एकांक होने पर चालक के सिरों के बीच तापांतर 1 केल्विन हो तो 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, ऊष्मा की उस मात्रा को उस पदार्थ का हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक यहाँ पे आके क्लियर होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक का आप यहाँ से आप K का मात्रक और बीमा भी निकाल सकते हैं। K का मात्रक और बीमा निकालिएगा। इसके बाद से अगले टॉपिक पे ऊष्मीय प्रतिरोध और उस पर आधारित जो है आंकिक प्रश्न में 2-4 प्रश्न आपको बताए जाएंगे, वो अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।